नमस्ते दोस्तों। एक नौकर का कर्ज। रितेश, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? माँ की आवाज़ सुनकर रितेश ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। शारदा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ माँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। आपको काम करते देख मुझे बहुत दुख होता है। रितेश की आंखें नम थी। ये बात सुनकर शारदा जी की भी आंखें नम हो चली थी। पहले पति की बीमारी से जूझती रही, कभी किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी की में। बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी है। एक साल पहले वो चल बसे, तब से घरों में काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थी। शारदा जी ने रितेश को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं सब कर लूँगी, बस तू किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। फिर हमारे पहले जैसे दिन आ जाएंगे। तुझे याद है ना, तेरे पापा कितनी अच्छे से हमें रखते थे। उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ बिक गया। अब तो बस ये मकान ही बाकी है। इसे बचाए रखना है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रितेश बोला, माँ, इस समय हमें पैसों की ज़रूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था वो कैसे चुकेगा? जब कर्जदार आकर तुम्हें गालियाँ सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शारदा जी बोली, बेटा, सब धीरे धीरे चुक जाएगा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरी बात मान, पढ़ना मत छोड़। रितेश उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको पता है कितनी फीस है मेरे स्कूल की? पापा ने इतने बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ की फीस में आपकी आधे महीने की कमाई चली जाएगी। कर्ज कैसे उतरेगा? शारदा जी भी मन ही मन ये बात समझती थी। उनकी हैसियत नहीं थी अब उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन उन्हें याद है कि उनके पति ने कैसे भाग दौड़ करके रितेश का एडमिशन करवाया था। उनका सपना था कि रितेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। जब तक राजेश जी जिंदा थे, शारदा जी को कभी भी किसी बात की कमी नहीं होने दी। घर में हमेशा पार्टियां होती रहती थी। कभी कोई मेहमान, कभी कोई, हमेशा आते रहते थे। उनके स्वागत सत्कार में शारदा जी को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक बड़े से परिवार के साथ रहती है। सब लोग उनका हाल चाल पूछते रहते, लेकिन जब से राजेश जी बीमार हुए, धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। यहाँ तक कि जब राजेश जी ने प्राण छोड़े, वहाँ शारदा जी और रितेश के अलावा कोई नहीं था। एम्बुलेंस घर आई तब तक कुछ पड़ोसियों ने मदद की और उनका अंतिम संस्कार किया। उस दिन से आज तक उनका एक भी करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आया। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार ने कई बार मकान खरीदने की बात की, लेकिन शारदा जी ने उसे फटकार दिया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को समझा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी ने गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। तुम ही राजेश की पत्नी हो ना? उन्होंने भारी सी आवाज़ में पूछा। शारदा जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा, जी मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं और इन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूँ? बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? एक ही सांस में सब कुछ बोलकर वो बुजुर्ग जवाब का इंतज़ार करने लगे। शारदा जी ने कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। शारदा जी के जाने के बाद बुजुर्ग सामने पड़ी एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गए। रितेश ने बात करते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 3rd में। इतना कहकर रितेश चुप हो गया। शारदा जी पानी लाई। पानी पीकर बुजुर्ग ने कहा, बेटी, यहाँ बैठो, मेरा नाम शांति लाल है। तुम्हारे पति मेरी ही कंपनी में काम करते थे।
बहुत छोटी उम्र से उन्होंने मेरे यहाँ नौकरी कर ली थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरा विश्वास जीत लिया। मेरी कंपनी की सारी जिम्मेदारी वो अकेले संभाल रहे थे। इसी बीच मेरी तबीयत खराब रहने लगी। फिर मेरे बेटे ने कंपनी संभाल ली। मैंने अपने बेटे से कहा था, बेटा, राजेश जी को कभी कोई परेशानी नहीं आने देना। मैंने कंपनी आना छोड़ दिया। अपना इलाज कराने के लिए मैं विदेश चला गया। अभी 1 सप्ताह पहले ही वापस आया हूँ तो पता चला राजेश जी नहीं रहे। मुझे बहुत अफसोस है। जिस आदमी ने मेरी बीमारी में भी मेरी कंपनी को डूबने नहीं दिया, उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ न दे सका। मेरे बेटे ने केवल 1 महीने की सैलरी देकर आप लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। काश मैं यहाँ होता तो उनका ढंग से इलाज कर पाता। ये कहते कहते वो रुक गए और कुछ देर के लिए खामोश हो गए। शारदा जी ने कहा, जी सेठ जी, वो आपके बारे में बहुत बात करते थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। शांतिलाल जी ने शारदा जी की ओर देखा और कहा, नहीं बेटी, मैं राजेश का गुनहगार हूँ। मैं होता तो उनका अच्छे से इलाज करवाता। खैर, अब जो हो गया उसे तो टाला नहीं जा सकता। अब तुम चिंता मत करो। राजेश की सैलरी जब तक तुम्हारा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता तुम्हें मिलती रहेगी। कल मैं रहूँ या ना रहूँ, सैलरी तुम्हारे खाते में आती रहेगी। अपने बेटे को खूब पढ़ाओ। राजेश के सारे काम तुम पूरे करो। ये सुनकर शारदा जी रोने लगी। रितेश की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। शारदा जी ने कहा, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी। भला कौन ये सब करता है। मरते समय भी उन्होंने कहा था, काश सेठ जी होते तो मेरा ध्यान रखते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सेठ जी उनके जाने के बाद भी उनका ख्याल रख रहे हैं। शांतिलाल जी बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिए। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा, पढ़ लिख कर अपने पिता जैसा बनना, जिनकी कमी हम आज भी महसूस करते हैं। उनके जाने के बाद रितेश अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मैं खूब पढ़ूंगा। कल से मैं स्कूल जाऊंगा। अगले दिन ही शारदा जी के अकाउंट में सैलरी आ गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन शारदा जी के मन में आया कि एक बार शांतिलाल जी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। वो पता मालूम करते करते उनके बंगले के पास पहुंची। चौकीदार से पता किया तो पता लगा वो जब विदेश से आए थे उसके 15 दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो चल बसे। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या वो केवल उनका भला करने ही आए थे या अपना कर्ज उतारने? यही सब सोचकर वो घर की ओर चल दी। इसके बाद भी हर महीने सैलरी आती रही। रितेश की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। जब भी शारदा जी सैलरी के पैसे बैंक से निकालती, उनकी आंखें सेठ जी को याद करके नम हो जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।